अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं ज़ीशान रसूल कमरानी बलूचिस्तान विद ज़ीशान रसूल कमरानी के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ एक नई शख्सियत के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं मीर वली मोहम्मद कलंदरानी साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोयटा के प्रेसिडेंट भी हैं और पीपल्स पार्टी के पुराने साथी हैं। तो चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो सर, सबसे पहले आप अपनी तालीम के बारे में बताइएगा कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की और कहाँ तक हासिल की, और पीपल्स पार्टी में आपकी वाबस्तगी किस तरह हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तालीम जामिया बलूचिस्तान से हासिल की। सबसे पहले मुझे शौक़ था, मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में की, उसके बाद 12वीं में, फिर पर्शियन में, फिर जर्नलिज्म। इस वक्त मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो वाहिद शख्स हूँ कि मैंने 4 मास्टर्स डिग्री लिए हैं। मेरे ख्याल में हमारे बलोचों को या पश्तून भाइयों को सिर्फ़ एक सुन्नत का मालूम है कि सिर्फ़ 4 शादियाँ करनी चाहिए, लेकिन मैंने 4 एमए किए हैं। शादियाँ मेरे ख्याल में कम है। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी में किस तरह आपका मतलब किस तरह वाबस्तगी हुई और कैसे आए आप पीपल्स पार्टी में सर? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में देखें, जब हम पढ़ते थे तो तालिब इल्मी के ज़माने में, तो उन दिनों में किसी भी पार्टी, किसी भी सियासी शख्सियत से न मैं मुतासिर था, न मैंने हिस्सा लिया। उसके बाद तालीम हासिल करने के बाद, मुकम्मल होने के बाद, फिर आपको पता है कि बलूचिस्तान में बलूचिस्तान सतह तक बलूच परस्त पार्टियाँ, पश्तून परस्त पार्टियाँ और मजहबी हवाले से कुछ पार्टियाँ थीं। तो तमाम के मंशूर पढ़ने के बाद फिर मैं इस नहज पे पहुंचा कि इस मुल्क को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है और जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लीडर के फ़लसफ़े की ज़रूरत है, क्योंकि उनके हर पहलू पे मैंने मुतालिया किया जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के। तो उसमें यह है कि एक छोटे से नौनिहाल बच्चे से लेकर बूढ़े मर्द तक, नौनिहाल बच्ची से लेकर बूढ़ी औरत तक, और तमाम तबक़ाए फ़िक्र लोगों के मसाइल का हल इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में मौजूद है। अच्छा सर, सरियाब रोड जो है, जो कि आपका रिहाइशगाह भी यहीं पर है, तो सरियाब रोड की सियासत को भी आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बल्कि हमसे भी ज़्यादा आप समझते हैं, आपने करीब से देखा है। सरियाब रोड पे जो है, जो सियासत है सर, वो कौम परस्ती की सियासत है। तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी की क्या है जगह यहाँ पर इस टाइम? देखें, कौम परस्त पार्टियाँ एक सिर्फ मैं नहीं कहूँगा, जितने भी हमारे बलूच कबाइल हैं, हर कबीले का जो है ना वो अपना ज़ाती एक पार्टी है। अगर मुकम्मल बलूचिस्तान सतह पे ये लोग इकट्ठे होके, ये मुत्तफ़िक होके कोई सियासत करते, मेरे ख़्याल में आप और मैं या एक बाशऊर शख्स ज़रूर मुतासिर होकर इनके साथ चल सकता। लेकिन यहाँ हर सरदार कि अपनी पार्टी है और हर डिवीज़न, हर ज़िले तक महदूद हमारी पार्टियां बहुत ज़्यादा हैं। और फिर जहां तक बात कौम परस्ती की है, तो मैं आपको बताता चलूं, कौम परस्ती एक तो हम बहैसियत मुसलमान, कौम परस्ती हराम है, और सियासत जो है ना वो दुनियावी मफाद के लिए हमें हासिल करते हैं और कर रहे हैं। तो दुनियावी मफाद की जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वो अदा कर रहा है, लेकिन हमारे ये जितने भी पार्टियां हैं, कौम परस्त पार्टियां, वो इक़्तिदार पे आने के बाद या तो अपोजिशन में हैं, या तो इनके हाथ में कुछ नहीं है, या तो यही बहाना है कि भाई हम जो है ना अपोजिशन में गए हुए हैं, हमारे साथ कुछ नहीं है। इनको अपने उस सीट का अवामी नुमाइंदगी की ताकत तक का मालूम नहीं है, और हर अपने कौम परस्त पार्टी लीडर को ये मालूम है कि आज मैं आया हूँ तो फिर अगली बारी किसी और की मैं नहीं आऊँगा। इस वजह से वो आवाम से दूर होता जा रहा है, और जितने भी ये बलोच पश्तून जितने भी कबाइल यहाँ बसते हैं, वो मेरे ख्याल में आइंदा एक चंद महीनों या कुछ सालों के बाद मुकम्मल कौम परस्ती की सियासत और मज़हब परस्ती की सियासत से निकल जाएंगे और इस तरह किसी इंटरनेशनल पार्टी का सहारा बनेंगे, क्योंकि लोगों को रोज़गार चाहिए। आज आप देख रहे हैं
अपने बलोच बेल्ट में आप देख रहे हैं, जिन्होंने मास्टर की डिग्रियां ली हुई हैं, तो ये 5 साल तो उन बेचारों का जो है ना हस्बे इख्तलाफ में गुजरा, तो अगला 5 साल फिर बाइकाट करेंगे, फिर तीसरे 5 साल में तो ये एजेड हो जाएंगे। बेरोज़गारी की जो सतह है बलूच, पश्तून या बलूचिस्तान सतह पे, मैं आज भी आपको ये कह रहा हूँ 99% लोग बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे लोग आपके बेरोज़गार हैं इन लीडर साहिबान की वजह से। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी में बड़ी बड़ी शख्सियात ने अभी पिछले दिनों जो है शमूलियत की, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं जनरल अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी साहब, नवाब साहब, तो इस तरह काफ़ी लोगों ने जो है शमूलियत की। तो आप के ख़्याल में जो अली मदद जतक साहब का दौर था वो कैसा रहा, और अब आने वाला दौर जो पीपल्स पार्टी के लिए वो कैसा रहेगा? इंशाल्लाह देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शख्सियत परस्त तो हम लोग नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो लोग बसते थे इससे पहले ज़ाहिर है वो मिडिल क्लास से थे, और बलूचिस्तान सतह पे इस मरतबा नवाब, सरदार साहिबान, जनरल, कर्नल सब आ चुके हैं। ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नेक शगुन साबित होंगे, और ये आम वर्करों से इनका काम नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे के जब साया तले ये आ जाएंगे तो वो जो नवाबी और सरदारी, वो जो घमंड है, वो जो उनका अपना पार्टी हुआ करता था, उससे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। अवामी खिदमत में ये भी सर फहरस्त रहेंगे। अच्छा सर, कुछ शमूलियत के बाद जो है, जो अभी शमूलियत हुई हालिया, इसके बाद कुछ कारकुन नाराज़ दिखाई देते हैं, और पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसकी क्या वजूहात हैं सर? वो ज़िले सतह पे, सूबाई सतह पे, मरकज़ी सतह पे किस नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? ये कोयटा के सतह पर जो की नहीं, देखें, कुछ लोग, जाहिर है ये बहुत बड़ी पार्टी है, कुछ ऐसे नए लोग जब पार्टी में आ जाते हैं, यानी उन नवाब सरदारान से हट के मैं बात करता हूँ आम वर्कर की, कुछ क्वेटा के अंदर ऐसे आम वर्कर आ चुके हैं जिनके आने के बाद वो यही समझते हैं कि सब कुछ हम हैं, पार्टी को हम जैसा बंदा मिला, शायद इनके पास कोई बंदा था ही नहीं, तो चलाने वाले हम हैं, इसको चला रहे हैं। मंशूर या आइन से निकल कर कुछ लोगों ने जो बात की थी, मेरे ख्याल में वो उसी जगह पे मदफून हो गया, और आइंदा कोई भी शख्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आइन से बाहर निकलकर कोई इस किस्म का हरकत नहीं करेगा। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अगर कोई कर भी लेगा तो इंशाल्लाह पार्टी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ करने वाले के लिए सज़ा भी है और शोकाज नोटिस भी है, पार्टी से उसको हम निकाल भी सकते हैं। तो मतलब सर आपका ख्याल में अभी कोई पार्टी में इख्तलाफात नहीं है? नहीं है, इख्तलाफात बिल्कुल नहीं है। वो निचली सतह पे, अगर यूनिट सतह पे कुछ जो जिनका कोई इल्म नहीं है, जिन्हें पार्टी के बारे में इल्म नहीं है, हो सकता है वो करें, लेकिन हमारी हद तक ज़िला, डिवीज़न और सूबे, मरकज़ में कोई दड़ाबंदी नहीं है। सर पार्टी में नए लोग आ गए हैं, अब उनके आने के बाद अगर आपको कोई नई जिम्मेदारी दी गई तो आप उसको कबूल करेंगे या? वो देखें, पार्टी के अंदर पार्टी का जो फ़ैसला होगा, जो अकाबरीन की तरफ से फ़ैसला होगा, उसके तो हम ताबे हैं, बिल्कुल लब्बैक कहेंगे। आज मैं ज़िले सदर हूँ तो हमेशा मैं नहीं रहूँगा, पार्टी का फ़ैसला है, कल कोई और आ जाता है तो उसे हम वेलकम करेंगे, खुशामदीद करेंगे, उसकी इज़्ज़त करेंगे। और अगर चोर दरवाज़े से कोई पार्टी में इन होगा तो उसके लिए पार्टी के अंदर बहुत सारी रुकावटें हैं, क्योंकि अब जैसे कि मैं ज़िले सदर कोयटा का मैं प्रेसिडेंट हूँ, चूँकि बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है कोयटा, तो मुझे किसी सूबाई सदर ने जो है ना इस ओहदे के लिए नहीं चुना है। मैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से उनके नोटिफिकेशन पे मैं सदर हूँ ज़िला कोयटा का, और पार्टी के अंदर इसी तरह है। अब अगर मेरी इन लोगों को ज़रूरत नहीं है या मेरा जो टाइम है, एक मुद्दत है 5 साल का, वो मुकम्मल होगा तो इसका एक तरीक़ाकार होता है। उस तरीक़ाकार के अंदर हम क्या करते हैं, वर्कर कन्वेंशन रखते हैं। उस वर्कर कन्वेंशन में फिर कम से कम 3 नाम मरकज़ को भेजते हैं। मरकज़ जब उन 3 नामों में से मरकज़ की तरफ से सिर्फ एक आदमी को नॉमिनेट किया जाता है।
صدر کے لیے، اسی طرح جنرل سیکرٹری کے لیے، اسی طرح انفارمیشن کے لیے جو 3 اہم عہدے ہیں، یہ مرکز سے نوٹیفیکیشن کے بعد ہی اس شخص کو ہم صدر کہیں گے اور جنرل سیکرٹری انفارمیشن سیکرٹری۔ اچھا سر، ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے صوبائی گورنمنٹ کے کچھ ناراض اراکین نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کے خیال میں وزیر اعلیٰ کو ہٹانے سے کیا بلوچستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں، اس طرح دیکھیں، اب جہاں وہ برا جمع ہیں موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب یا ان کی جو کابینہ ہے، ایک پارٹی راتوں رات ہم پہ تھوپا جاتا ہے، اس کا منشور کس طرح بنایا جاتا ہے اور لوگ کس طرح آ جاتے ہیں وزارتوں پہ، تو ایسے لوگوں کو میرے خیال میں وہ کوئی ضرورت نہیں وہ ہمارے لیے کام کریں، اور پھر اگر اس کو ہٹانے کی بات کی جاتی ہے میرے خیال میں یہ ہٹنے کے بعد تو اور پاپولر ہوں گے، انہیں چھوڑا جائے۔ اگر ان تبدیلی لاتے ہیں اسی کابینہ میں سے، کوئی ہے جام کمال کے بعد کوئی اچھا سا ایسا بندہ جو بلوچستان کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، اس بے روزگار عوام کے لیے، اس بدحال سریاب والوں کے لیے، کوئٹہ والوں کے لیے، اہل بلوچستان کے لیے اگر کوئی درد رکھتا ہے تو میرے خیال میں اس کو یہاں آنے بھی نہیں دیں گے یہ لوگ۔ اور جو چل رہا ہے تو فی الحال چلنے دو، یہ سال آدھ ان کا رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں اس کے بعد یہ خود ختم ہو جائیں گے، اگلے الیکشن میں یہ خود ختم ہونے والے ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ اچھا سر، سریاب روڈ پر اتنے ترقیاتی کام چل رہے ہیں، تو اس کے باوجود آپ لوگ کیوں اتنا شکایت کرتے ہیں کہ ناکام ہو گئے ہیں؟ اور یہ سریاب روڈ پہ جو ترقیاتی کام چل رہا ہے یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے، نہیں ان لوگوں کی طرف سے ہمیں یہ کام ملا ہے، یہ تو اگلے دور میں، اگلی حکومت میں یہ طے ہو چکا ہے، اور جو سی پیک کا منصوبہ ہے، یہ جو سریاب روڈ کا کام ہو رہا ہے، یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کا کام ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے۔ اب اگر ایک کی حکومت چلی جاتی ہے، دوسری نئی حکومت آ جاتی ہے، تو وہ یہاں ہمیں یہ سیلفی لینے کا، ہر گلی میں جو ہے نا اپنا وہ تختی لگانے کا، یہ 3rd کلاس کے جو سیاسی لیڈر صاحبان ہیں یہی لوگ اس طرح کر رہے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ترقیاتی کام جتنے بھی ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور سے یہ منظور شدہ ہیں، یہ وہی کام ہیں اب جو ہے نا یہ ہو رہا ہے۔ اس حکومت کے، جام حکومت کے ہم مرہون منت قطن نہیں ہیں، یہ کام نہیں ان کے بس کی بات ہے۔ ہاں، اس نے کچھ ٹھیکیدار پالے ہوئے ہیں، ان ٹھیکیداروں کو پھر بھی آپ کا ہمارا حق مارا جا رہا ہے، ان ٹھیکیداروں کی توسط سے 10 نمبر کا کام گلی کوچوں میں کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو سی پیک کا یا یہ سریاب روڈ کا کام یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ان کی بس کی بات ہے تو پر فٹ سریاب روڈ کے جو مکین ہیں، جو دکاندار ہیں، جو رہائش پذیر ہیں، ان کو 35-40 ہزار فٹ تو دے دیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو MP صاحبان ہیں ہمارے ہمسایہ، تو ان کو تو بخوبی علم ہے کہ مکمل سریاب میں پانی نہیں ہے، مکمل سریاب گیس، بجلی، ان کی کیا کنڈیشن ہے، کیا حالت ہے۔ علاوہ ازیں ایک اور چیز میں ہم مارے گئے ہیں اور مر گئے ہیں، پوری بلوچستان کی میں بات کرتا ہوں علم کے لحاظ سے۔ تعلیم کورونا کی آڑ میں ہم سے چھین لیا گیا ہے، تعلیم اب چھن گئی ہے۔ تو پہلے تو ہم 50-100 سال ہر اپنے ہی صوبوں سے پسماندہ تھے، اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کورونا کے بعد، عمران کے اس زوال کے بعد، پسماندہ صوبے جتنے بھی ہیں علم کے لحاظ سے 500 سال تک یہ پسماندہ ہو گئے ہیں۔ یہ تو سر پورے پاکستان میں چل رہا ہے نا، سب کا ایشو یہی ہے۔ نہیں، دوسرے صوبوں میں کم از کم تعلیم اس طرح ہے کہ وہ گھر میں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے تعلیم کا آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ گھر میں جب اگر ماں پڑھی لکھی نہیں ہے تو وہ بچے کہاں سے سیکھیں گے، کہاں سے پڑھیں گے۔ وہاں دوسرے صوبوں میں والدین پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں نہ کوئی پڑھی لکھی ماں ہے، نہ پڑھا لکھا باپ ہے، اور بچے کو تو اسی مدرسے کی طرف بھیجتے ہیں، اسکول کی طرف بھیجتے ہیں۔ تو کورونا کی آڑ میں وہ جو کچھ پڑھتے تھے وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ مہربانی۔ ناظرین، آپ نے میر ولی محمد قلندرانی صاحب کی باتیں سنی، اور اگلے پروگرام میں ہم کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم۔